I am your English grammar teacher, Anaya, and I am happy to welcome you once again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Today we are going to learn about voice. Voice tells us whether the subject does the action or receives the action. In this chapter, we will learn about active voice and passive voice, how sentences change from active to passive, how verbs change their forms, and when the agent, doer, is mentioned or omitted. राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन अनदर वे। दूसरे तरीके से सेंटेंस को लिखिए। वॉइस द एक्शन और इंफॉर्मेशन इन ए सेंटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। सेंटेंस में जो एक्शन है या जो इंफॉर्मेशन है उसको दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो इस तरह से, वी मेड ए स्ट्रेंज डिस्कवरी, ये एक्टिव वॉइस है, हमने एक स्ट्रेंज डिस्कवरी की है। दूसरा ऐसे कि एक स्ट्रेंज डिस्कवरी वाज मेड बाय अस, ये पैसिव वॉइस हो गया। इसमें वी मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, तो टेंस चेंज नहीं होता, टेंस वही रहता है। बस क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह से। सब्जेक्ट वी मेड वर्ब, ऑब्जेक्ट ए स्ट्रेंज डिस्कवरी। अब जब पैसिव बनाया ए स्ट्रेंज डिस्कवरी, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, वाज मेड बाय अस, हमारे द्वारा, ये हो गया ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया। जब हम सेंटेंस बनाते हैं आमतौर पे एक्टिव वॉइस जो जनरल सेंटेंस होते हैं हमारे, उसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, द सब्जेक्ट इन द एक्टिव मूव्स टू द ऑब्जेक्ट, पोजिशन इन पैसिव एंड इज कॉल्ड द एजेंट। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह मूव हो जाता है और वो एजेंट कहलाता है। द एक्टिव वर्ब इज रिप्लेस्ड विद ए पैसिव वर्ब, फिर जो एक्टिव वर्ब है पैसिव वर्ब में रिप्लेस हो जाती है। पैसिव कैन बी फॉर्म फ्रॉम मोस्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब। पैसिव वॉइस है वो सभी एक्टिव वॉइस वर्ब के बन जाते हैं, स्पेशली मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब है उनके। द टेकन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जिस भी एक्टिव वॉइस की वर्ब में ऑब्जेक्ट है उसी से ही पैसिव वर्ब बन जाती है। हाउएवर सर्टेन यूजेस ऑफ द वर्ब हैव आर verbs like be, arrive, appear, go, fall, happen and wait do not take an object। कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जैसे अराइव, अपीयर, गो, फॉल, ये सब। पैसिवाइज आर नॉट पॉसिबल इन दिस केसेस, तो ऐसे केस में पैसिवाइज नहीं बनता, मतलब जिस वर्ब में, जिस एक्टिव वर्ब में जो कि ट्रांजिटिव नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, उनके पैसिवाइज नहीं बनते। द मेन वर्ब इन द सेंटेंस इज वन दैट टेक्स द एक्टिव और पैसिव फॉर्म। जो मेन वर्ब होती है सेंटेंस की वही एक्टिव वॉइस में होती है और वही पैसिव फॉर्म लेती है। रूल्स होते हैं, कुछ वर्ब में चेंजेस होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, कुछ हम पढ़ते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में वर्ब है स्पीक, उसका यूज हुआ है इज स्पोकन। और एक्टिव में वर्ब है आंसर, उसका पैसिव में बना है इज आंसर्ड। सिंपल पास्ट स्पोक, उसका बना है वाज स्पोकन, answered was answered। present progressive is speaking is being spoken, is answering is being answered। past progressive was speaking was being spoken, was answering was being answered। past perfect present perfect has spoken has been spoken, has answered has been answered। past perfect had spoken had been spoken और had answered had been answered। तो ये जो कुछ चेंजेस हुए हैं ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं। चेंजेस में क्या हम मेनली कहेंगे, सभी जब एक्टिव वॉइस में की जो वर्ब है वो जब पैसिव में हुई तो सभी में हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जो स्पीक वर्ब है, जो भी मेन वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। लेकिन जब हम उनको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनमें भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। प्रेजेंट में इज या आर या एम, ये हेल्पिंग वर्ब लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में वाज या वर, इनमें से एक हेल्पिंग वर्ब लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉइस की वर्ब को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जरूर लगती है। प्रेजेंट टेंस में इज, आर या एम में से कोई एक, पास्ट टेंस में वाज या वर में से कोई एक, फ्यूचर टेंस में विल बी या शैल बी में से कोई एक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगी। उसके अलावा यदि सेंटेंस में कहीं आईएनजी वाली फॉर्म है, प्रोग्रेसिव फॉर्म है, तो बीइंग लगेगा BEING। और यदि हैज़, हैड या हैव है
मतलब परफेक्ट टेंस है तो बीन लगेगा BEEN। और इसी में हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वर्ब लगेगी उसके अकॉर्डिंग जो अब हमारा न्यू सब्जेक्ट बना है। जो अभी तक हमारा ऑब्जेक्ट था तो वो अब नया सब्जेक्ट बन गया, उस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये रूल्स आपको याद रखने हैं। आगे रूल्स पढ़ते हैं। समटाइम द एजेंट द पर्सन हु डज द एक्शन। कभी कभी जो एजेंट है, जो पर्सन है जो एक्शन कर रहा है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है, इज लेफ्ट आउट बिकॉज इट वुड बी स्टेटिंग द ऑब्वियस और द इंफॉर्मेशन इज नॉट नीडेड। तो इसको छोड़ दिया जाता है। समटाइम द स्पीकर और राइटर डज नॉट वांट टू फोकस ऑन द एजेंट एंड द एजेंट इज नॉन। कभी कभी जो स्पीकर है या राइटर है वो एजेंट को, जो सब्जेक्ट है, उसको फोकस नहीं करते और उसको नहीं जाना जाता। Those status must have been sculpted many years ago by humans। कहने का जो सेंटेंस का मीनिंग है वो ये है कि जो स्टेचू हैं ये बहुत बहुत साल पहले बनाए गए थे, पर किसके द्वारा बनाए गए थे? स्वाभाविक सी बात है कि ह्यूमंस के द्वारा बनाए गए थे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसको फोकस नहीं किया गया, मतलब बाय ह्यूमंस ऐसे नहीं लिखा गया। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेटेड, अब इसमें भी सब्जेक्ट को नहीं दिया लिखा गया बाय ह्यूमंस। द विंडो पेन इज ब्रोकन बाय समवन। तो ये जो इस तरह के सेंटेंस हैं तो इनमें कहीं भी एजेंट को या सब्जेक्ट को फोकस नहीं किया गया। बाय इज यूज टू इंट्रोड्यूस द एजेंट इन द मोस्ट पैसिव सेंटेंस। बाय बाद में लगाते हैं, मोस्ट मतलब ज़्यादातर पैसिव सेंटेंस में बाय लगाकर उसके बाद एजेंट को लिखते हैं। जो अभी अपना अभी तक सब्जेक्ट था उसको हम लास्ट में लिखते हैं, लेकिन जिसमें नहीं होता तो उसमें बाय भी नहीं लगाते। ए स्ट्रेंज डिस्कवरी वाज मेड बाय अस। और ऊपर वाले में भी यदि लिखा जाए तो जैसा आइलैंड वाज अनइनहेबिटेटेड बाय ह्यूमंस, इस तरह से लगा सकते हैं। लेकिन उनमें सब्जेक्ट को बिल्कुल भी फोकस ही नहीं किया गया तो उसमें बाय नहीं लगा। अदरवाइज पैसिव वॉइस में बाय का यूज़ करते हैं, बाय लगा के सब्जेक्ट लिखते हैं, जो कि अब ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है, जिसको अब एजेंट कहा जा रहा है। विद इज यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट। जब कोई सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो इंस्ट्रूमेंट है तो विद यूज किया जाता है। द एक्शन टेक्स प्लेस थ्रू इट, क्योंकि एक्शन उसी के द्वारा हो रहा है। द ट्री वॉज कट डाउन विद एन एक्स। तो जो ट्री इसमें इस समय सब्जेक्ट बन गया है, वॉज कट डाउन विद एन एक्स। सम सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस हैव टू ऑब्जेक्ट। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन whom और what, and the indirect object answer the question of whom, to whom, for whom। जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो whom और what का आंसर देते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो of whom, to whom, for whom का आंसर देते हैं। लेंडर ड्रू ए मैप फॉर महेश। अब लेंडर सब्जेक्ट हो गया, ड्रू वर्ब हो गया, उसके बाद दो ऑब्जेक्ट हो गए, ए मैप हो गया और फॉर महेश हो गया। ए मैप इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फॉर महेश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई ओ द बैंक सम मनी। आई सब्जेक्ट है, ओ वर्ब है, द बैंक एक ऑब्जेक्ट हो गया, सम मनी दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। हियर ए मैप एंड सम मनी आंसर द क्वेश्चन व्हाट एंड आ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो मैप वर्ड है और सम मनी जो वर्ड्स हैं ये आंसर दे रहे हैं क्या क्या ड्रॉ किया गया या क्या निकाला बैंक से, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। महेश एंड द बैंक आंसर द क्वेश्चन फॉर हुम, किसके लिए, व्हाट, ये हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस इस तरह से बनाएंगे, रूल्स वही रहेंगे कि इसमें जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है ए मैप, ड्रू का हो गया वॉज ड्रॉन, फॉर किसके लिए, फॉर महेश बाय लिएंडर। सम मनी प्रेजेंट टेंस है, आई ओ इज ओड टू द बैंक बाय मी। तो ये इनके पैसिव वॉइस बन गए। एक्सरसाइजेज हैं, चेंज द वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस एंड रीराइट देम। कंप्लीट द कन्वर्सेशन, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट। करेक्ट फॉर्म में मतलब वही हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है यदि पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस किस तरह से बनाते हैं। नोट द चेंज इन द वर्ब एंड वर्ड ऑर्डर व्हेन द एक्टिव वॉइस चेंज टू पैसिव वॉइस इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंस। जब क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ड का ऑर्डर क्या होता है, नोट कीजिए, मतलब ध्यान से देखिए इसको। हैज समवन टेकन दिस सीट। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव ना होता, सिंपल होता, दिस सीट हैज टेकन बाय समवन, लेकिन अब ये क्वेश्चन है तो हैज आया शुरू में, हैज समवन टेकन दिस सीट। अब इसको हमने
पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ दिस सीट बीन टेकन बाय समवन भी लिख सकते हैं। हैज़ अमीन सोल्ड हिज कार, हैज़ अमीन्स कार बीन सोल्ड बाय हिम। अभी जब हमने रूल्स रीड किए थे तो हमने उसमें जाना था कि यदि हैज़, हैव या हैड है तो हम उसमें बीन लगाते हैं, तो बीन तो लगाया है, सब कुछ उसी तरह से किया है, लेकिन वर्ड ऑर्डर हमारा देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आई है क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है। तो यदि हम एक्टिव का पैसिव बना रहे हैं तब भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू जो हमारा नया सब्जेक्ट अब बन रहा है। जैसे ऊपर में हैज़ था समवन के साथ भी, लेकिन दिस सीट वो भी सिंगुलर है तो भी हैज़ आ गया। सेकंड में अमीन हैज़ आया और अमीन्स कार वो भी हैज़ ही आ गया। बीन सोल्ड बाय हिम। डज द फर्म सेल क्लीनिंग इक्विपमेंट, क्लीनिंग इक्विपमेंट्स सोल्ड बाय द फर्म। ये जो सेंटेंस है यहाँ पे डज द फर्म सेल क्लीनिंग इक्विपमेंट, ये तो एक्टिव है, लेकिन जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो यहाँ पे क्लीनिंग इक्विपमेंट सोल्ड बाय द फर्म, इससे पहले क्लीनिंग से पहले डू भी आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन बनाया गया है इसमें ये विदाउट मतलब इनकम्प्लीट है। डू क्लीनिंग इक्विपमेंट सोल्ड बाय द फर्म, ये वही चीज़ है जो अभी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जब हमने क्लीनिंग इक्विपमेंट को अपना नया सब्जेक्ट बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू में होती है, तो यहाँ पे डू क्लीनिंग इक्विपमेंट सोल्ड बाय द फर्म, इसमें मैम आपको चेंज करा देंगी। नो वन हैज़ टेकन दिस सीट हैज़ नॉट बीन टेकन, ठीक है। अमीन हैज़ नॉट सोल्ड दिस कार, अमीन्स कार हैज़ नॉट बीन सोल्ड। बाकी सब रूल्स वही रहेंगे, लेकिन नेगेटिव इंटरोगेटिव में जो भी है, जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लग जाएगा नेगेटिव में। इंटरोगेटिव जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है, तो पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी। बस चेंज ये होगा कि जो नया सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगी। पेज कीजिए इसके बाद। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड। That's all for today's lesson on voice. Practice changing sentences carefully to use active and passive voice correctly and confidently.